हेलो डियर, आज हम बात करेंगे टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में। फिजिकल पॉलिसी में हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के बारे में पढ़ लिया है, स्टडी कर लिया है। आफ्टर दैट गोइंग टू डिस्कस अबाउट टैक्सेशन पॉलिसी, वो क्या होती है। देखिए, जहाँ तक बात है टैक्स की, तो टैक्स जो है वो मेन सोर्स रहता है आपका रेवेन्यू जनरेशन का। गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यू का मेन सोर्स माना जाता है टैक्स। और उसके बाद टैक्स दो तरह के होते हैं, वन इज द डायरेक्ट टैक्स, अनदर वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स की हम बात करें, जो डायरेक्टली लेवी होता है किसी पर्सन के ऊपर। इनडायरेक्ट जो सबके, चाहे कोई अमीर है गरीब है, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी कम होगी, सबके ऊपर इक्वल चलता है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्टली पे करता है एसएससी। एसएससी कौन होता है? जो टैक्स की पेमेंट करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली बाय द पब्लिक। आपका इनडायरेक्ट टैक्स पब्लिक के ऊपर लेवी होता है, पब्लिक पे करती है। प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर जो भी टैक्स पे किया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। These taxes are charged by trader manufacturer from the public and then paid to government. कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से कलेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी, आपके वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट है, जीएसटी है, गुड्स सर्विस टैक्स है। तो ये सारे के सारे जो टैक्स हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और इनकम के ऊपर जो टैक्स रहते हैं उनको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स हमेशा ही प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, यानी कि जिसकी जितनी इनकम होगी उसको उतना ही पे करना पड़ेगा। जिसकी जितनी कम इनकम होगी उसको उतना कम टैक्स इनकम पे करना पड़ता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी इन इंडिया, पहला तो है कि टू जनरेट इनकम, टू प्रमोट सेविंग, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड टू ब्रिंग इक्वालिटी ऑफ द इनकम एंड द वेल्थ। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है आपके टैक्सेशन पॉलिसी के, कि जो इनकम है उसको जनरेट करना। इनकम जनरेट होगी, ऑब्वियसली बात है, इनकम जनरेट होगी तभी तो आप टैक्स पे करेंगे। अगर इनकम नहीं होगी तो आप टैक्स पे नहीं कर सकते हैं। सेविंग को प्रमोट करना जो है वो मेन फीचर माना जाता है, क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्सेशन पॉलिसी इज टू प्रमोट सेविंग। The purpose various tax concessions, tax reductions are giving on saving. बहुत से गवर्नमेंट जितना आप सेव करते हैं वहाँ पे टैक्स डिडक्शन दी जाती है। 1,50,000 तक आप सेव कर सकते हैं, वहाँ पे आपको टैक्स डिडक्शन है। अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं बैकवर्ड एरिया में, रूरल एरिया में, जहाँ पे वेरियस टैक्स रिबेट मिलते हैं, टैक्स कंसेशंस मिलते हैं, टैक्स हॉलीडे बेनिफिट आप ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, कुछ टाइम तक आप टैक्स फ्री रह सकते हैं। उसके बाद अगर इनकम और वेल्थ की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स है जो इनकम के ऊपर लगते हैं, वेल्थ के ऊपर लगते हैं। उसमें जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता रहता है। जितनी कम इनकम होती है उतना कम टैक्स पे करते हैं। तो ये सारे उसमें ही आते हैं। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक है, हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका डेट, यानी कि आपका डेट पॉलिसी। ओके, पब्लिक डेट पॉलिसी क्या होती है? पब्लिक डेट पॉलिसी में आपका गवर्नमेंट नीड टू लॉट ऑफ फंड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत है। फंड की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उन्होंने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना है। तो अगर गवर्नमेंट को पैसा सिर्फ टैक्स से ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि टैक्स तो मेन सोर्स है रेवेन्यू जनरेशन का गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को जितना पैसा आता है वो कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू जनरेशन का पार्ट है वो टैक्स माना जाता है। लेकिन पूरा का पूरा पैसा टैक्स से ही इन्वेस्ट नहीं करती है गवर्नमेंट, उनको उधार भी लेना पड़ता है। तो इसलिए द रीज़न ये भी है कि देखिए हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोर ऑफ द पॉपुलेशन बहुत पुअर है, गरीब हैं। उनसे हम टैक्स ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टैक्स इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उनकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहती हैं। अगर कुछ लोग प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं जिनकी इनकम ज़्यादा है, उनसे हम टैक्स ले सकते हैं। तो इसलिए ये कुछ इश्यूज है कि टैक्स की जो इनकम होती है, रेवेन्यू होती है, वो गवर्नमेंट को बहुत कम मिल पाती है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? उधार लेती है। एक तो इंटरनल डेट होते हैं, दूसरे एक्सटर्नल डेट होते हैं। तो internal debt should be mobilized in a manner that no adverse effect on the private investment. It is more beneficial to collect small saving as to increase the people to save more. Special effort should be made mobilize rural small saving.
तो यहाँ पे सबसे पहला तो ऑप्शन यही है कि आप सेविंग, जो छोटी छोटी सेविंग है वो करें। अगर आप वो करेंगे तो उसका एक गुड इफेक्ट निकल के आता है। तो छोटी छोटी सेविंग जो है वो ज़्यादा बनती हैं। तो इन इंडिया तो स्मॉल सेविंग आर बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू कमर्शियल बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। तो वहाँ से भी गवर्नमेंट जो है वो उधार लेती है, अब वहां से भी गवर्नमेंट पैसा ले सकती है। एक्सटर्नल डेट देखिए, कुछ अगर अपने देश से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, अगर इंटरनल डेट से जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है तो फॉरेन से लोन लिया जाता है, फॉरेन करेंसी के थ्रू उनको रिटर्न किया जाता है। तो वहां से भी डेट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है गवर्नमेंट को। तो इंटरनल डेट भी ले सकते हैं, एक्सटर्नल डेट भी ले सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट या तो खुद के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे भी उधार ले सकते हैं, आरबीआई से गवर्नमेंट उधार लेती है, और जो एक्सटर्नल डेट है जो फॉरेन से भी डेट उधार लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा थर्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो आपका थर्ड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर मोर देन आपकी इनकम रहते हैं। ठीक है, जब रेवेन्यू आपकी कम रहती है गवर्नमेंट की और एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहते हैं, उसको ही आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग देखा जाए तो एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर द गवर्नमेंट इनकम। जब आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे तो आरबीआई क्या करेगा? ऑब्वियसली बात है, नए नोट छापेगा, या फिर जो भी लोन है वो आपको आरबीआई से लेना पड़ेगा। तो आरबीआई लोन देता है या फिर नए नोट छापेगा। तो नए नोट छापने से क्या होगा कि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो वैल्यू मनी इंक्रीज हो जाए, सॉरी डिक्रीज हो जाएगी, और जो प्राइस है किसी प्रोडक्ट का वो लीड कर जाएगा, ज़्यादा कर जाएगा। आज तक तो कोई भी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग के आधार पे इसको यूज़ किया है, डेफिसिट फाइनेंसिंग को, यानी कि नए नोट छापे हो उसके बदले जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा किया गया है। तो ऐसा तो नहीं हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन एंड एडवांटेजेस ऑफ द फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी हमने क्या कहा, इनकम के जो गवर्नमेंट के जो इनकम एक्सपेंडिचर है उससे रिलेटेड है फिजिकल पॉलिसी। तो उसका एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहले फिजिकल पॉलिसी के आधार पे हम कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें किसी तरह की फिजिकल पॉलिसी की कंट्रीब्यूशन की, तो सबसे पहले तो कैपिटल फॉर्मेशन ही उसमें रोल प्ले करता है। फिजिकल पॉलिसी जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। आप देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दोनों सेक्टर बहुत ज़रूरी हैं। तो वहाँ दोनों सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करना, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, उनको कंसेशन प्रोवाइड करना कि आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करो, आपको वहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। थर्ड वन है मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या आता है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रिसोर्सेज आपके लिमिटेड रहते हैं, उनको किस तरह से यूज़ किया जाए, उसका किस तरह से प्लान किया जाए, और टैक्स पॉलिसी, सेविंग पॉलिसी, पब्लिक डेट पॉलिसी किस तरह से सिस्टमेटिकली काम करनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका क्या रोल रहता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वन है इंसेंटिव ऑफ फॉर द सेविंग। अब फिजिकल पॉलिसी जो है वो सेवरल इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो। अगर सेविंग करेंगे तो उस पर टैक्स में रिलैक्सेशन दी जाती है, लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, म्यूचुअल फंड है, प्रोविडेंट फंड है, बॉन्ड्स हैं। तो बॉन्ड के ऊपर और अदर चीज़ों के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट जो है टैक्स रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन है डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस। फिजिकल पॉलिसी जो है वो फाइनेंस देती है पब्लिक इंटरप्राइजेस के लिए। जो हैवी इंडस्ट्री है, बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करनी है, रिस्क वाली इंडस्ट्री है जिसमें ज़्यादा खर्चा होना है, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है वो सहायता करती है, एक्सपेंडिचर्स करती है, सोशल वेलफेयर में एक्सपेंडिचर्स करती है, हेल्थ, इरिगेशन, चाइल्ड वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द एज पर्सन एक्सेट्रा, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे इन पे खर्चा करती है गवर्नमेंट, जिसके एडवांटेजेस लोगों को मिलते हैं, सोशली वेलफेयर ज़्यादा बढ़ता है। एलिवेशन ऑफ द पॉवर्टी एंड जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना एम्प्लॉयमेंट के लिए, पॉवर्टी को कम करना, बहुत सी योजना चलाई गई है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, जवाहर रोजगार योजना। तो ये सारी की सारी जो है 20 पॉइंट प्रोग्राम है, और 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है लोगों को
जो पॉवर्टी वाले लोग हैं उनको सहायता प्रदान करते हैं, लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं। नेक्स्ट वन है रिडक्शन इन द इक्वालिटी ऑफ द इनकम एंड द वेल्थ। तो टैक्स के अकॉर्डिंग जो है वो इक्वालिटी बनी रही रहती है, पुअर लोगों पे कम टैक्स